दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तनु की ऐसी हालत देखकर प्रतीक अंदर ही अंदर टूट गया था और ऊपर से डॉक्टर्स ने उसे बताया कि तनु कुछ सालों की बात भूल चुकी है, तो वो और परेशान हो गया। डॉक्टर्स ने सबको तनु की हालत के बारे में बताया और साथ ही साथ ये हिदायत भी दी कि वो तनु को बीते वक्त के बारे में कुछ भी याद ना दिलाए, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है या उसका ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। प्रतीक चुपचाप दीवार से जा लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तनु के पापा ने डॉक्टर से कहा, ठीक है सर, हम तनु का पूरा ध्यान रखेंगे और उसे बीते वक्त की कुछ भी बातें याद नहीं दिलाएंगे। प्रतीक और बाकी सब डॉक्टर के केबिन से निकलकर तनु के पास गए। वो अभी भी सो रही थी। प्रतीक को छोड़कर सब बाहर आ गए। प्रतीक कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहा, फिर तनु के पास जाकर बैठ गया और एक हाथ उसके सिर पर फेरने लगा और फिर उसका हाथ पकड़ लिया और आंखें बंद करके कहने लगा, तनु ये सब क्या हो गया? हम दोनों कितने खुश थे यार। गलती मेरी ही है, मुझे ही अलर्ट रहना चाहिए था तो ये सब ना होता। लेकिन एक बात की खुशी है कि तुम ठीक हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम मुझे ज़रूर मिलोगी, नहीं तो मैं मान लूँगा कि हमारा प्यार सच्चा नहीं था या फिर तुम ही मेरी किस्मत में नहीं थी। प्रतीक की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो बोला, तनु प्लीज़ जल्दी ठीक हो जाओ ना। तुम मुझ पर गुस्सा कर लेना और मुझे जमकर पीट लेना, पर जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, प्लीज़ तनु। तनु की आंखें खुल गई और वो धीरे से बोली, क्या हुआ प्रतीक, तुम रो क्यों रहे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। प्रतीक ने हड़बड़ा कर कहा, अपने आंसू पोंछे और कहा, कहाँ ठीक हो तुम? ऐसे पड़ी हो। तुम बताओ, चाहे ना बताओ, पर मुझे पता है कि तुम्हें कितना दर्द हो रहा है। मेरे सामने तुम ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो, समझे तुम? तनु प्रतीक को हैरानी से देख रही थी और फिर बोली, मैं थोड़ा कमज़ोर क्या हुई? तुम तो ज़्यादा ही बनने लगे, मुझे डांट रहे हो। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, समझे, बॉयफ्रेंड नहीं। तो ज़्यादा गुस्सा मत दिखाओ मुझे। प्रतीक ने झूठ मूठ का नाटक करते हुए अपना मुंह घुमा लिया। तनु ने मासूमियत से कहा, अब बुरा लगा क्या? मैं बेड पर पड़ी हुई हूँ और तुम मुझे डांट रहे हो, तो पता है मुझे कैसा लग रहा है। प्रतीक ने उसकी तरफ एक नज़र देखा, फिर अपनी नज़र घुमा ली। तनु ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, एक बार गले लगा ले यार प्लीज़, अपने दोस्त को थोड़ा तो सुकून मिले। प्रतीक ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब तो ठीक है ना? तनु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ यार, अब सही लग रहा है। लग रहा है कि मेरा डफर दोस्त मुझे वापस मिल गया है। चलो अब रोना धोना बंद करो और मुझे यहाँ से जल्दी ले चलो यार, मुझे यहाँ नहीं रहना, अजीब लगता है। तनु बार बार प्रतीक को दोस्त दोस्त बोल रही थी। प्रतीक ये सब सुनकर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी था। उसने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला और तनु से अलग हुआ। प्रतीक ने कहा, रुको, डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ। प्रतीक ने इतना कहा और तनु के पापा क्या अंदर भेज दिए, जिससे तनु को बेकार न लगे, और खुद ही बाहर की तरफ चला गया और टेबल पर उदास सा बैठ गया। कुछ देर में प्रतीक की भाभी वहाँ आ गई और बोली, क्या हुआ देवर जी, आप यहाँ इस तरह क्यों बैठे हैं? प्रतीक ने झूठ मूठ का मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं भाभी, मैं बस ऐसे ही बैठा था, थोड़ी ताज़ी हवा खाने आया था। प्रतीक ने भाभी के कंधे और हाथ रखा और कहा, मैंने सब सुना है देवर जी, आप दोनों के बीच क्या बात हुई है। मैं समझ सकती हूँ कि आप पर क्या बीत रही होगी। प्रतीक ने एक जोर की सांस ली और कहा, उस सब बातों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाभी माँ, मैं बस इसी बात से खुश हूँ कि मेरी तनु सही सलामत है। भाभी ने प्रतीक के बगल में बैठते हुए कहा, अब मेरा बच्चा मुझे बताएगा कि वो ठीक है या नहीं। चेहरे से ही साफ साफ दिख रहा है कि आप किस हाल में हैं। प्रतीक ने भाभी की गोद में सिर रखकर कहा, भाभी वो ठीक है ना, बस, और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, और अगर वो सच में मेरी ही होगी तो भगवान जी उसे मुझसे ज़रूर मिला देंगे। प्रतीक बहुत ज़्यादा उदास हो गया था तो भाभी ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, वो ज़रूर आपको मिलेगी देवर जी, मुझे पता है,
मेरा दिल कहता है कि वो ज़रूर आपको मिलेगी। बस आप हिम्मत से काम लीजिए, सब ठीक हो जाए एक दिन। प्रतीक ने कहा, जानता हूँ भाभी, पर डॉक्टर ने उसे पुरानी बातें याद दिलाने से मना किया है। भाभी ने कहा, कोई बात नहीं, शायद खुद से ही सब कुछ याद आ जाए या फिर भगवान जी कुछ चमत्कार कर दें। कुछ दिन और बीते और डॉक्टर्स ने तनु के कुछ और चेकअप किया और फिर सब सही होने पर उसे कुछ दिन में डिस्चार्ज करने को कह दिया। इसी तरह एक हफ्ते बीत चुके थे और फिर तनु को भोपाल वापस ले आया गया। अब वो धीरे धीरे चलने फिरने लगी थी और अपने थोड़े बहुत काम भी कर लेती थी। सब उसका अच्छे से ध्यान रखते थे तो वो धीरे धीरे रिकवर होने लगी। और एक दिन कॉलेज जाने की जिद करने लगी तो उसके पापा ने कॉलेज में बात करके सब कुछ सेटलमेंट करवा दिया। पर अभी उसे रेस्ट के कहा था। डॉक्टर ने तो 1 महीने उसे घर पर ही रहना था। प्रतीक अब बिल्कुल सीरियस रहने लगा था। बड़ी दाढ़ी और बड़े बाल, वो अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था और किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता था। बस तनु के पास जाकर उसे दुनिया भर की बातें बताता और हंसाता रहता था। दोनों लड़ते झगड़ते और फिर से खूब सारी मस्ती करते। वो ही एक ऐसा वक्त होता जिसमें प्रतीक सब कुछ भूलकर बस हंसता मुस्कुराता और तनु को हंसाता। तनु बार बार प्रतीक को उसका होलिया सुधारने को कहती, पर वो हंसकर टाल देता और कहता, अगर अभी नहीं किया तो कब करूँगा। और तनु जमकर सुनाती और गुस्सा करती, पर प्रतीक हंसते हुए चुपचाप सुन लेता। प्रतीक ने एक दिन बातों बातों में तनु को बता दिया कि वो एक्सीडेंट के बाद से अपनी पुरानी यादें भूल गई है। तनु थोड़ा परेशान हुई। उसने कहा, पर ऐसा कैसे हो सकता है और मैं क्या क्या भूल चुकी हूँ। प्रतीक ने उसे बड़े प्यार से समझाया और कहा, ये झल्ली दिमाग पर ज़्यादा जोर मत दो, समझी। बस कॉलेज की बातें और बहुत सारी मस्तियाँ ही भूली हो तुम, और कुछ नहीं। तनु ने मासूमियत से कहा, पक्का ना। प्रतीक ने मुस्कुराकर कहा, पक्का यार, अब मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा। तनु ने कुछ सोचकर कहा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं बहुत बड़ी चीज़ भूल गई हूँ, जैसे मेरी ज़िंदगी का कोई अहम हिस्सा या कोई सबसे यादगार चीज़ मैंने खो दी है। प्रतीक ने एकदम गंभीर होकर कहा, हाँ, है एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और तुम भूल गई हो। तनु ने हैरानी से कहा, क्या। उसी वक्त मेघा भी नीचे से ऊपर तनु के कमरे में आ गई तो मेघा को देखकर प्रतीक को एक आइडिया आ गया और उसने कहा, अरे यार, तुमने सीनियर्स की पिटाई मिस कर दी। मेघा और प्रतीक तनु को कॉलेज की सारी बातें बताने लगे और तनु हंस हंस कर लोटपोट हो गई। कुछ दिनों बाद तनु भी प्रतीक और मेघा के साथ कॉलेज जाने लगी और अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। और बाकी का सिलेबस प्रतीक ने उसे पढ़ा दिया था तो तनु को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, और अगर कभी होती तो प्रतीक उसकी हेल्प कर देता। प्रतीक सबके सामने बहुत मजबूत बनकर रहता, लेकिन अकेले में बहुत कमज़ोर हो जाता और फिर रोता धोता रहता और तनु के लेटर को अपने पर्स से निकाल कर पकड़ कर खुद सो लेता और फिर उदास हो जाता। सब बढ़िया चल रहा था, बस आदर्श सबसे अलग रहता था और मेघा और प्रतीक से बस कॉलेज में मिलता था और उसके बाद अपने घर चला जाता। उसे हर पल गिल्ट होता कि उसके डैड की वजह से ये सब हुआ था। प्रतीक ने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं मानता था। धीरे धीरे 2 साल गुजर गए और सबके मास्टर्स डिग्री चालू हो गई। इसके साथ ही प्रतीक और आदर्श ने जॉब करना शुरू कर दिया था। दोनों की अच्छी खासी जॉब थी और एक दिन प्रतीक ने आदर्श को मेघा और तनु के घर वालों से मिलवाया और आदर्श और मेघा की शादी की बात की। पहले तो सब मना कर रहे थे, पर बाद में प्रतीक के समझाने के बाद कि इन सब में आदर्श की क्या गलती है, तो सब तैयार हो गए। दोनों की शादी अच्छे धूमधाम से हुई और सबने बहुत एंजॉय किया, बहुत धमाल किया। आदर्श और मेघा के लिए कमरे को प्रतीक और तनु कमरा सजाया था और सारे इंतजाम किया था। सब आदर्श और मेघा की शादी की वीडियोस देख रहे थे जिसमें प्रतीक और तनु साथ साथ रहते हर पल, और प्रतीक उसका बहुत ध्यान रखते हुए दिख रहा था। प्रतीक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो तनु के इतना पास होते हुए भी उससे बहुत दूर था। वो उठकर वहाँ से चला गया और फिर तनु भी उसके पास चली गई। तनु ने प्रतीक को उदास देखकर कहा, तुम ठीक तो हो ना। प्रतीक ने ज़बरदस्ती का मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ।
तनु ने एकदम सहज होकर कहा, कहीं किसी से प्यार तो नहीं हो गया है तुम्हें प्रतीक? ऐसे क्यों गुमसुम रहते हो? प्रतीक एक पल को हैरान हो गया और फिर कुछ सोचकर कहा, तुम भी ना कुछ भी सोचती हो। तुम्हारे दोस्त को आज तक बुखार नहीं हुआ, फिर प्यार कहाँ से होगा? हाँ, तनु ने मुस्कुराकर कहा। फिर ठीक है, लेकिन प्रतीक मुझे ना बड़ा अजीब लगता है, जैसे मेरा कुछ खो गया है और शायद वो बहुत उदास रहता है। प्रतीक ने कहा, तुम्हारे सिर में जब से चोट लगी है तुम ना ज़्यादा सोचने लगी हो, ज़्यादा मत सोचो समझी। प्रतीक ने उसे इतना कहकर अपना ध्यान रखने को कहा और वहाँ से निकल गया अपने घर को। प्रतीक की प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही थी उसके पास। तनु, आदर्श और मेघा की शादी में आदर्श के एक रिश्तेदार ने तनु को देखा था और तनु उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, तो वो अपने मम्मी पापा को लेकर तनु के घर पहुंच गया तनु का हाथ मांगने। तनु के मम्मी और पापा ने सब बातें की और रिश्ते के लिए मान गए। और जब तनु से पूछा गया तो तनु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। सही है, एक बार अगर दिल में कोई बस जाए तो कोई भी किसी और को हाँ नहीं कह सकता है, और ये तनु को भी लगता था। और उसका दिल, जिसमें प्रतीक के लिए बहुत सारा प्यार था, वो उसे हाँ कहने से रोक रहा था। पर उसकी याददाश्त चली गई थी, जिसकी वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रजत, जो कि आदर्श के अंकल का बेटा था, उसने तनु को आदर्श की शादी में देखा। तनु एकदम सिंपल सी, ना मेकअप ना ही कोई ऐब, बस आँखों में काजल लगा था जिससे वो और प्यारी लग रही थी। रजत तो उसे एक ही नज़र में देखकर पागल हो गया था और उसकी फ़ोटो क्लिक कर ली, जिससे घर पर सबको दिखा सके। रजत ने तनु और बाकी सबकी पिक सबको दिखाई और बारी बारी से घुमा फिरा कर सबके बारे में पूछने लगा। जब उसे पता चला कि तनु का ना कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही उसकी शादी होने वाली है, उसने अपने घर पर सबको तनु से शादी करने के लिए मना लिया, जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। इन सब बातों की ना आदर्श को और ना ही मेघा को कोई भनक थी। और रजत अपने मम्मी पापा को लेकर तनु के घर आ गया और रजत के मम्मी पापा ने तनु के मम्मी पापा से रजत की शादी के लिए तनु का हाथ मांग लिया। अब चूँकि रजत वेल सेटल था, उसकी खुद की कंपनी थी और उसमें कोई बुरी आदत भी नहीं थी, तो तनु के मम्मी पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी। पर अभी तक तनु ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे उसका दिल हाँ करने के लिए बार बार रोक रहा था। सब बात करके चले गए और तनु परेशान सी अपने कमरे में चली गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने प्रतीक को मैसेज किया, ऑफिस से आने के बाद मिलना इम्पॉर्टेंट है, आई नीड यू। प्रतीक ने उसे रिप्लाई किया, मैं आ जाऊँगा। शाम को प्रतीक तनु के घर पहुँचा और उसके कमरे में गया और तनु को परेशान देखकर खुद परेशान हो गया। प्रतीक ने तनु का माथा छुआ और उसकी पल्स भी चेक की और कहा, तनु सब सही है, फिर क्यों परेशान हो तुम? क्या हुआ बताओ ना। तनु प्रतीक के सीने से लग गई और कहा, आज आदर्श का भाई रजत अपने मम्मी पापा को लेकर यहाँ आया था। प्रतीक ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, तो क्या हुआ? तनु ने उदास होकर कहा, मुझसे शादी के लिए मम्मी पापा से बात करने। प्रतीक ने जैसे ही सुना उसकी आंखों से आंसू छलक आए, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, तो तुमने क्या कहा? तनु ने कुछ सोचकर कहा, मेरा दिल मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। प्रतीक ने कहा, क्या हुआ तनु, क्यों नहीं करना चाहती तुम रजत से शादी? वो तो बहुत अच्छा लड़का है और वेल सेटल भी है। तनु ने कहा, मुझे नहीं पता यार, पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम बताओ मैं क्या करूं? प्रतीक ने कुछ सोचा और कहा, हाँ कर दो तनु। तनु उससे दूर हुई और हैरानी से प्रतीक को देखने लगी। प्रतीक ने कहा, रजत बहुत अच्छा लड़का है तनु, हाँ कर दो उसे। मेरा दिल कहता है वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तनु ने प्रतीक को घूरकर कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? प्रतीक ने शरारत से मुस्कुराकर कहा, तो मुझसे शादी कर लेना और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देना, ठीक है ना? तनु ने प्रतीक को मारना शुरू कर दिया और कहा, तुम्हें तो मैं बताती हूँ, रुको तुम। तनु जब तक कुछ ढूंढ पाते प्रतीक को मारने को, प्रतीक नीचे भाग गया और चिल्लाने लगा, अंकल आंटी, तनु ने हाँ कर दी है। दोनों ने खुश होकर कहा, हमें पता था प्रतीक तुम तनु को ज़रूर मना लोगे। तनु की मम्मा ने कहा, जब तुम्हारी शादी होगी ना तो प्रतीक, तो तुम्हारे लिए दुल्हन मैं ही ढूंढूंगी। प्रतीक ने मुस्कुराकर कहा, मुझे इन सब झमेलों में नहीं पड़ना है, मैं ऐसा ही ठीक हूँ।
पहले आप मुँह मीठा करवाइए, ऐसे रूखे सूखे भेजेंगी क्या मुझे। तनु की मम्मी मिठाइयाँ ले आई और प्रतीक को खिलाते हुए बोली, हमेशा खुश रहो। प्रतीक ने कहा, अच्छा आंटी, अब मैं बाद में आता हूँ, थोड़ा काम है। प्रतीक तनु के घर से बाहर निकला और हवा हो गया और कुछ ही देर में झील के किनारे आ गया और सारी रात वहीं काट ली। उसने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया था तो कोई उसे कॉल भी नहीं कर सकता था। सुबह वो घर आया और तैयार होकर ऑफिस चला गया। अब तक ये बात आदर्श और मेघा तक पहुंच चुकी थी। दोनों ही बहुत नाराज़ थे प्रतीक से, और रुचि तो पेरिस में थी तो उसे अभी कुछ पता ही नहीं था। पर फिर मेघा ने उसे भी बता दिया। प्रतीक को सुबह से सब कॉल करने लगे पर उसने किसी का कॉल रिसीव ही नहीं किया और ऑफिस चला गया। कुछ देर में आदर्श गुस्से में आया और प्रतीक से बोला, चल बाहर, तुझसे बात करनी है। आदर्श प्रतीक को अपने साथ नीचे पार्किंग में ले आया और उसका कॉलर पकड़कर उसे गुस्से से घूरता हुआ बोला, तो समझता क्या है खुद को? तनु को रजत से शादी करने के लिए क्यों मनाया? अपने आप को महान समझता है क्या रे? माना कि उसकी याददाश्त चली गई है, पर तू तो होश में है ना? क्यों उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है? प्रतीक चुपचाप खड़ा था और आदर्श उसे 2-3 थप्पड़ भी लगा चुका था और बोला, क्यों नहीं बता दिया तनु को कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो? प्रतीक ने कुछ नहीं कहा। आदर्श ने कहा, ठीक है, तू मत बता, मैं सब कुछ बता दूंगा तनु को और उसके घर वालों को भी। प्रतीक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, नहीं आदर्श, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, समझ तू। आदर्श ने कहा, क्यों ना करूं? तूने मेरी और मेघा की शादी के लिए सबसे भिड़ गया और सबको समझाकर हमारी शादी करवाई, तो क्या मैं तेरे लिए थोड़ा सा भी नहीं कर सकता? प्रतीक ने कहा, तनु नहीं झेल पाएगी यार, ये सब डॉक्टर ने मना किया है ना उसे कुछ भी बताने को। आदर्श ने भड़कते हुए कहा, तो क्या ऐसे ही किसी से भी तू उसकी शादी कर देगा? वो तेरी है समझा, मैंने उसे अपनी भाभी माना है, मैं चुप नहीं रहूँगा, मैं सबको बता दूँगा। प्रतीक ने उसे रोकते हुए कहा, तुझे तेरी मेघा की कसम, अगर तूने किसी को भी कुछ भी कहा तो। आदर्श ने कहा, आज से तू मेरा दोस्त नहीं है, और उसके गले लग कर जाते हुए कहा, आज के बाद मुझे अपने शक्ल मत दिखाना, अगर तनु को बता सकता है तो ही मेरे पास आना। प्रतीक उदास सा ऑफिस के अंदर चला आ गया और अपने काम में लग गया। उस पर जो बीत रही थी उसे कोई नहीं समझ सकता था। सबने उसका साथ छोड़ दिया था, वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। कुछ दिनों में रजत ने प्रतीक से बातें करना शुरू कर दिया और उससे तनु की हर पसंद नापसंद के बारे में जानने लगा। और फिर एक दिन उसे अपनी और तनु की डेट प्लान करने के लिए मनाने लगा। पहले तो प्रतीक ने मना किया, पर फिर बाद में मान गया क्योंकि उसे रजत पर भरोसा था। उसने रजत को हर मौके पर टेस्ट किया और उसे तनु के लिए सही पाया। प्रतीक ने रजत के कहने पर रजत और तनु के लिए डेट प्लान की और सब कुछ झील के किनारे उसी जगह और उसी तरह प्लान की जैसे उसने तनु को प्रपोज करते वक्त की थी। रजत वहाँ की खूबसूरती देखकर हैरान था। सब कुछ सेट हो गया था, बस किसी तरह तनु को वहाँ लाना था। ये काम भी रजत ने प्रतीक को दिया और ये काम प्रतीक के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। अपने ही प्यार को अपने ही हाथों से किसी और को सौंपना पर प्रतीक बहुत मजबूर था। वो तनु को और खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसे मजबूरी में ये सब करना पड़ा। रजत ने प्रतीक से कहा, बुरा मत मानो दोस्त, तो एक बात पूछ सकता हूँ? प्रतीक ने अपने काम में लगे हुए अपने आप को सहज करते हुए कहा कि अजीब हो यार, तुम भी एक तो मुझे दोस्त कहते हो और ऊपर से मुझसे परमिशन भी लेते हो। डोंट वरी, जो बोलना है बोलो। रजत ने प्रतीक की तरफ देखते हुए कहा, यार तुम बचपन से तनु के साथ हो, तुम्हें कभी उससे प्यार नहीं हुआ क्या? और क्या कभी तनु को तुमसे प्यार नहीं हुआ क्या? प्रतीक एकदम शांत हो गया और बोला, ये कैसा सवाल है? रजत ने कहा, सवाल होता है दोस्त, मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि तनु के साथ मेरा रिश्ता जुड़ने वाला है और मेरा आने वाला भविष्य इसी बात पर निर्भर करता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों में से किसी का भी दिल टूटे या दो प्यार करने वाले अलग हो जाए। मुझे ये पाप अपने सिर पर लेकर अपना घर नहीं बसाना है प्रतीक, इसलिए मेरा ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से तुम उसका ध्यान रखते हो मुझे ये सिर्फ दोस्ती नहीं लगती। तुम उसके बारे में छोटी छोटी बात जानते हो, उसका हर पल ख्याल रखते हो, तुम्हें पता रहता है कि वो किस बात से खुश होती है
और वो जब नाराज़ हो तो उसे कैसे मनाया जाए तुम्हें हर बात पता है। तो ये सिर्फ एक दोस्ती नहीं है, इस दोस्ती के पीछे गहरा प्यार छुपा है। मुझे सच बताओ, सिर्फ सच, मैं झूठ नहीं सुनना चाहता। प्रतीक एकदम सीरियस हो गया और रजत के पास जाकर बोला, हाँ मैं करता हूँ तनु से प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, खुद से ज़्यादा, अपनी जान से ज़्यादा, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। इतना ही, हम दोनों एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर जान ले भी सकते हैं। रजत अवाक सा खड़ा प्रतीक की बातें सुन रहा था। उसे अपनी आंखों और कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रतीक ने आगे कहा, मैं तनु से इतना प्यार करता हूँ कि अगर उसे कोई छू भी दे ना तो मैं उस इंसान को जान से मार दूँ। तो दूर रहना मेरी तनु से, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, वो किसी की नहीं हो सकती। प्रतीक किसी दीवाने की तरह बोले जा रहा था और रजत हैरान सा किसी बुत की तरह सुन रहा था। प्रतीक अचानक से जोर जोर से हंसने लगा और वही जमीन पर लोटपोट हो गया। रजत अभी भी हैरान सा खड़ा था और प्रतीक को देख रहा था। प्रतीक अपना पेट पकड़कर वहीं जमीन पर पड़ा पागलों की तरह हंस रहा था और फिर खुद को काबू में करते हुए कहा, क्या हुआ, इतने सीरियस क्यों हो रजत? मैंने तो बस मजाक किया था, रजत ने चिढ़ते हुए कहा। सच बताओ, मुझे समझे तुम? प्रतीक ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तनु और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो तुम सेफ हो। रजत प्रतीक के गले लग गया और बोला, तुमने तो आज मुझे डरा ही दिया था कि कहीं मेरी वजह से तनु तुमसे दूर ना हो जाए। प्रतीक रजत के गले लगे हुए धीरे से कहा, वो तो कब की मुझसे दूर हो चुकी है, अब तो बस उसकी यादें ही बाकी है। रजत ने कहा, क्या क्या बोला तुमने? प्रतीक ने अपनी आंखों के किनारे पोंछे आंसू और कहा, वो तो तुमने कर ही दिया है, मुझसे बेस्ट फ्रेंड को जो छीन लिया है तुमने। रजत ने कहा, तो क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूँ प्रतीक? प्लीज़ प्रतीक, मुझे भी अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। प्रतीक ने मुस्कुराकर कहा, वो तो तुम बन चुके हो पहले से ही, अपनी जान जो तुम्हें सौंप रहा हूँ। रजत ने कहा, थैंक्स यार, अच्छा जल्दी से तनु को यहाँ लेकर आ जाओ प्लीज़। प्रतीक ने कहा, बस अभी लाता हूँ। प्रतीक ने तनु को कॉल किया और कहा, कहाँ हो रानी साहिबा? तनु ने कहा, मैं तो घर पर हूँ, बोर हो रही हूँ यार, ये मेघा की भी शादी हो गई और तुम भी बिजी रहते हो काम में। प्रतीक ने हंसकर कहा, बस इतनी सी बात, तुम एक काम करो, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, बस मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हें लेने। तनु ने उत्सुक होकर कहा, कहाँ चल रहे हैं हम दोनों? प्रतीक ने हंसते हुए कहा, डेट पर। तनु भी हंसने लगी और बोली, कुछ भी बोलते हो तुम, ये अपना हुलिया सुधारो पहले, फिर मुझे डेट पर ले जाना, मजनू कहीं के। प्रतीक ने कहा, अरे लड़कियां मरती हैं मेरे साथ डेट पर जाने के लिए और मैं खुद तुम्हें पूछ रहा हूँ, तो सोचो तुम कितनी लकी हो। तनु ने इतराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ तैयार होकर, तुम जल्दी आओ मुझे लेने। और तनु ने कॉल कट कर दिया। प्रतीक ने रजत से कहा, तैयार हो जा मेरे शेर, मैं शेरनी को लेकर आता हूँ कि। रजत ने कहा, थैंक्स भाई, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। प्रतीक ने सीरियस होकर कहा, जो मैंने तुम्हें दिया है वो भूलने लायक भी नहीं है। और फिर अगले पल हंसने लगा और वहाँ से तनु के घर की तरफ बाइक से निकल गया। प्रतीक अपने घर पहुँचा और बाइक खड़ी करके अंदर चला गया। वो बिना किसी से बात किए हुए सीधा अपने कमरे में चला गया और सीधा बाथरूम में चला गया। प्रतीक ने सारे नल एक साथ चालू कर दिए, चीख चीख कर रोने लगा। प्रतीक से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो आज जी भर कर रो लेना चाहता था। बहुत देर तक रोने के बाद प्रतीक मुंह हाथ धोकर बाहर आ गया और तैयार होने लगा। और इधर तनु इधर उधर अपने कपड़ों में से पहनने के लिए कुछ तलाश रही थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बैठे रहने के बाद उसे कुछ धुंधला सा याद आया और वो अपने कबर्ड की तरफ बढ़ी जहाँ प्रतीक का लाया हुआ गिफ्ट वो रेड साड़ी रखी हुई थी। तनु ने उसे निकाला और तुरंत तैयार होकर बाहर आ गई और प्रतीक को मैसेज किया, मैं तैयार हूँ, जल्दी आओ। प्रतीक तैयार हो चुका था। उसने तनु को मैसेज किया और कहा, बस मैं आ रहा हूँ, तुम नीचे पहुँचो। तनु नीचे चली गई तो उसकी मम्मी पापा ने उससे पूछने लगे कि ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो तनु? तनु ने मुस्कुराकर कहा, प्रतीक के साथ घूमने जा रही हूँ मैं, उसने कहा था जाने का तो वहीं जा रही हूँ। तनु के पापा ने कहा, ठीक है जाओ, पर जल्दी से आ जाना। प्रतीक
तब तक कार लेकर बाहर आ गया और हॉर्न बजाने लगा। तनु भागते हुए बाहर आई। प्रतीक कार से उतरा और तनु को एकटक देखता हुआ आया। तनु उसी तरह लग रही थी जब वो लंदन से वापस आई थी और वो दोनों डेट पर गए थे। प्रतीक तनु के पास गया और उसकी एक पिक क्लिक कर ली और फिर मुस्कुराकर उसकी आंखों से हल्का सा काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगा दिया। तनु को ये सब अजीब लग रहा था और उसे ऐसा महसूस होने लगा था जो वो ये सब पहले भी महसूस कर चुकी है और इस सब घटनाओं को देख चुकी है। प्रतीक ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कार के पास ले आया और दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और कार चलाने लगा। तनु को थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा था और उसके सिर में दर्द होने लगा था, मगर तनु ने कुछ नहीं कहा। प्रतीक और तनु कुछ देर में झील के किनारे पहुंच गए और फिर प्रतीक ने कार से उतरकर तनु को बाहर निकाला। तनु ने चारों तरफ देखा, सब बिल्कुल वैसे ही था, वही लाइटिंग, वही सजावट और वही बलून्स। प्रतीक तनु का हाथ पकड़कर उसे आगे ले गया और रजत को देखकर तनु हैरान थी कि ये यहाँ कैसे। रजत ने म्यूजिक स्टार्ट कर दिया और फ्लावर लेकर अपने घुटनों पर बैठ गया। तनु उसे देखकर हैरान थी। तनु ने कहा, प्रतीक ये सब क्या है, ये यहाँ क्या कर रहा है। प्रतीक ने उसे हिम्मत दी और कहा, डोंट वरी, मैं यहीं हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। प्रतीक वहाँ से जाने लगा। आगे बढ़ा पर तनु ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर प्रतीक ने उसे कुछ पल के लिए देखा। उसका दिल भर सा आया था तनु को ऐसे परेशान देखकर, पर प्रतीक मजबूर था। वो एक पल और रुकता तो शायद रो देता। तनु को बहुत अजीब सा लग रहा था कि ये सब गलत है, पर वो प्रतीक पर भरोसा करती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। प्रतीक ने तनु को बेस्ट ऑफ लक कहा और वहाँ से जाने लगा। तनु कुछ सब गलत ही लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल टूट सा रहा है। प्रतीक ने कार को वहीं छोड़ दिया और झील के किनारे कुछ दूर पर जाकर बैठ गया। आज वो बुरी तरह टूट गया था, अपनी ज़िंदगी को किसी और के हाथ में देकर जो आया था। प्रतीक तनु को रजत के पास छोड़कर झील के किनारे जाकर बैठ गया और शून्य को ताकने लगा। वहीं तनु परेशान सी रजत के सामने खड़ी थी। रजत ने घुटनों के बैठे हुए फूलों का गुलदस्ता लेकर कहा, सॉरी तनु जी, वो मैंने आपको प्रतीक से बोलकर यहाँ धोखे से बुलवाया, पर मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता था। आई एम सॉरी तनु, मुझे माफ़ कर दीजिए। तनु ने कुछ सोच कर कहा, कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ किया, पर अब आपको जो भी बात करनी है मेरे घर पर आकर करेंगे, यूँ इस तरह धोखे से नहीं। तनु ने रजत के हाथ से फ्लावर ले लिया और बोला, चलिए आप खड़े हो जाइए और मुझे ये बताइए, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, क्या बात करनी है आपको मुझसे। रजत ने मुस्कुराकर इधर उधर देखकर कहा, आपको क्या लगता है मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। तनु ने कुछ सोच कर कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप साफ साफ बोलिए, आप चाहते क्या हैं मुझसे। रजत ने अपने पॉकेट से रिंग निकाली और तनु के सामने दिखाकर कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ तनु जी। जब से आपको आदर्श की शादी में देखा है तब से आप पर फिदा हो गया हूँ। इसलिए नहीं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका दिल बहुत खूबसूरत है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, पर आपकी मर्ज़ी से, किसी और के दबाव में नहीं। जब आपकी मर्ज़ी हो तो आप बोलिएगा, मैं इंतज़ार कर लूँगा। तनु को रजत का इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो मन ही मन प्रतीक को याद कर रही थी और फिर कुछ सोचकर बोली, अच्छा सुनिए, अभी मुझे जाना होगा, रात हो रही है और घर पर सब परेशान हो जाएंगे, मैं आपको सोचकर बताऊंगी। उधर प्रतीक झील के किनारे बैठा झील में पत्थर मार रहा था और अपना गुस्सा निकाल रहा था। तभी तनु मुड़कर कार की तरफ बढ़ी। तभी रजत ने उसका हाथ पकड़ा और तनु के मुंह से निकल गया, प्रतीक प्लीज़। प्रतीक को महसूस हुआ कि तनु ने उसे पुकारा, तो वो बिना कुछ सोचे एक ही पल में वहाँ पहुँच गया। रजत ने तनु का हाथ पकड़ा था। प्रतीक ने देखा और तभी तनु को चक्कर आ गया और वो गिरने लगी। प्रतीक ने बिना देर किए उसे अपनी गोद में पकड़ लिया। रजत ने डरते हुए कहा, सॉरी प्रतीक, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने गलती से तनु का हाथ पकड़ा था, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। प्रतीक ने तनु को गोद में उठाकर कहा, रजत तुम घर जाओ और किसी से कुछ मत कहना, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तनु को घर छोड़ दूंगा। रजत ने उदास होकर कहा, तनु का ध्यान रखना। प्रतीक ने बिना देर किए तनु को कार में बिठा और कार से निकल गया और कुछ देर में दोनों घर पहुंच गए। प्रतीक ने कार को घर के बाहर पार्क किया और तनु को निकालकर अपनी गोद में उठा लिया और इधर उधर देखकर
खिड़की से तनु के कमरे की खिड़की से तनु को ले जाकर उसके बेड पर लिटा दिया। प्रतीक ने तनु का सिर सहलाते हुए कहा, आई एम सॉरी तनु, मेरी वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पर क्या करूं, सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं। प्रतीक तनु के लिए पानी लेने के लिए उठा तो तभी तनु ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मत जाओ ना प्लीज़। एक पल को प्रतीक उसके मासूम चेहरे को देखता रह गया और बोला, तुम आराम करो, मैं कल आता हूँ, ठीक है। तनु ने प्यार से कहा, प्लीज़ मत जाओ। प्रतीक वहीं नीचे बैठ गया और तनु का सिर सहलाते हुए उसे प्यार से देखने लगा। तनु ने कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं ठीक हूँ। प्रतीक ने कुछ सोचा और फिर कहा, सॉरी तनु, मैंने तुमसे झूठ बोला और तुम बीमार पड़ गई। तनु ने प्यार से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, पर एक शर्त पर है, मुझे भूख लगी है, कुछ खिला दो। प्रतीक ने मुस्कुराकर कहा, ओके, अभी लाता हूँ। प्रतीक नीचे गया और तनु के लिए पास्ता बना कर ले आया और तनु को अपने हाथों से खिलाने लगा। तनु ने खुश होकर कहा, यार मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं अगर बीमार हो जाऊंगी तो तुम मेरा इतना ख्याल रखोगे, नहीं तो मैं रोज़ बीमार पड़ती। प्रतीक ने उसके मुंह पर उंगली रखी और कहा, चुप रहो थोड़ी देर और ये खाओ। प्रतीक ने तनु को खिलाया और खुद भी खाया और दोनों इसी तरह बातें करते करते सो गए। अगले दिन ये सारी रस्में और सारे काम शुरू हो गए। प्रतीक सारे इंतजाम देखता और खुद दिन भर बिजी रहता। उसने सबको अपनी कसम दी थी, वो किसी को कुछ भी ना बताए। रुचि और मेघा कुछ दिनों पहले ही आ गए थे। वो सब प्रतीक को ऐसे देखकर बहुत दुखी होते, पर मजबूर थे। आदर्श ने तो प्रतीक से बातें करना भी छोड़ दिया था और अब प्रतीक बिल्कुल अकेला पड़ गया था। वो सारी रात अकेला झील के किनारे बैठा रहता और दिन भर काम में हाथ बटाता। उसने बीच में एक कैलिफोर्निया की कंपनी की जॉब भी ज्वाइन कर ली थी, जिसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था। सारी रस्में, मेहंदी, संगीत, सगाई और तिलक सब कुछ हो चुकी थी। अब बस शादी ही बाकी थी और वो दिन आ ही गया जो प्रतीक पर सबसे भारी जाने वाला था। तनु और रजत की शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। प्रतीक ने सारे इंतजाम खुद करवाए थे। शादी का मंडप बिल्कुल वैसा ही था जैसा तनु बताया करती थी। सब कुछ उसकी पसंद का करवाया था प्रतीक ने। सारे फूल, सारी लाइट्स बिल्कुल वैसी थी जैसे कि तनु चाहती थी। प्रतीक ने सारा इंतजाम अपने सामने रख कर खड़े खड़े करवाया था। उस वक्त उस पर क्या बीत रही थी वो ही जानता है। और उसके भैया भाभी पर वो भी प्रतीक की कसम के आगे मजबूर थे। वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि प्रतीक उन्हें कुछ भी करने नहीं देता था। प्रतीक ने कैलिफोर्निया वाली कंपनी के साथ डील कर लिया थी और इंटर्नशिप के लिए उसे आज ही निकलना था, पर वो किसी को बताना नहीं चाहता था क्योंकि अगर सबको पता चला तो सब बहुत उदास हो जाएंगे और उसे कहीं नहीं जाने देंगे। सब कुछ रेडी था। प्रतीक को पहले दिल्ली जाना था और फिर वहाँ से उसे फ़्लाइट मिलने वाली थी। उसकी रात 12 बजे की फ़्लाइट थी दिल्ली की। प्रतीक ने सब कुछ सेट कर लिया और सारा सामान पैक कर लिया। अब वैसे भी उसके पास कोई वजह ही नहीं बची थी भोपाल में रुकने की, क्योंकि उसे यहाँ भी वही दर्द मिलता और वहाँ भी। फ़र्क बस इतना था कि यहाँ रहकर वो तनु को देखता और तड़पता रहता और कैलिफोर्निया में तनु की यादों के साथ तड़पेगा। शाम होने लगी थी। सब कुछ सेट था। प्रतीक ने सारे इंतजाम एक बार फिर चेक किया और सबको काम में लगा दिया, जिससे कि अगर वो यहाँ से चुपचाप निकल जाए तो किसी को पता ना चले और कोई भी उसे रोक ना पाए। मेघा, रुचि, प्रतीक की भाभी और भैया सब बहुत ज़्यादा दुखी थे, पर वो तनु के लिए ज़बरदस्ती मुस्कुरा रहे थे और प्रतीक सबसे हंसते मुस्कुराते हुए मिल रहा था, जैसे सबसे ज़्यादा खुशी उसे ही हो रही हो। पर उसके अंदर चल रहे तूफान का किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। यहाँ सब कुछ तैयार था, सारा काम हो चुका था, बस इंतज़ार था तो बारात के आने का। उधर रजत के घर पर सब तैयार था, बस बारात निकलने ही वाली थी। आदर्श सब कुछ रोक देना चाहता था, पर प्रतीक के लिए किए गए एक फैसले ने उसे भी मजबूर कर दिया था। वो ना चाहते हुए भी रजत की शादी तनु के साथ करवाने के लिए मजबूर था। बारात कुछ देर में रजत के घर से निकली और शादी वेन्यू के लिए रवाना हो गई। प्रतीक एक आखिरी बार तनु से मिलना चाहता था, जिससे वो उसे अलविदा कह सके। इधर तनु, उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी कि जैसे कुछ गलत हो रहा हो, पर क्या ये उसे समझ नहीं आ रहा था। प्रतीक उससे मिलने के लिए उसके कमरे में पहुंचा, दरवाजे को नॉक किया। तनु ने उसे देखा और मुस्कुराने लगी।
प्रतीक अंदर गया। तनु आईने के सामने बिल्कुल किसी प्यारी सी परी की तरह दुल्हन के कपड़ों में तैयार बैठी थी। तनु उठकर उसके पास आई और बोली, कैसी लग रही हूँ मैं प्रतीक? ठीक लग रही हूँ ना? ओवर तो नहीं लग रहा है ना सब? प्रतीक ने जब उसे ऐसे देखा तो एक पल के लिए सब भूल गया और उसके कान के पीछे काजल का टीका लगाकर कहा, परफेक्ट। तनु ने खुश होते ही कहा, सच में मजाक तो नहीं कर रहे हो ना तुम? प्रतीक ने मुस्कुराकर कहा, अगर आज रजत ने से तुम्हारी शादी ना होती तो मैं आज तुम्हें लेकर भाग जाता। तनु ने उसे धीरे से मारा और कहा, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, समझे? बड़े आए नौटंकी करने के, मुझे लेकर भाग जाते और मैं तुम्हारे साथ चल देती, है ना? प्रतीक अब इमोशनल होने लगा था। उसने तनु के गाल पर प्यार से हाथ रखा और कहा, हमेशा खुश रहना और अपना ख्याल रखना। यू आर माई लाइफ। प्रतीक मुड़कर वापस जाने लगा तो तनु ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या हुआ? तुम कहाँ जा रहे हो प्रतीक? मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ प्रतीक। प्रतीक एक पल को पिघल गया और तनु के गले लग गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने आंसू को पोंछा और फिर तनु से अलग होकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं कहाँ जा रहा हूँ? तुम जा रहे हो मुझे छोड़कर उस रजत के साथ शादी करके? तनु ने उदास होकर कहा, मुझे नहीं करनी उससे शादी, मेरा मन पता नहीं क्यों नहीं मान रहा है। प्रतीक ने कुछ सोचते हुए मुस्कुराकर कहा, घबराहट की वजह से ये सब हो रहा है। डोंट वरी, रजत बहुत अच्छा इंसान है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा और अगर उसने कभी तुम्हें परेशान किया तो मैं हूँ ही, मुझसे शादी कर लेना। तनु मुस्कुराने लगी और बोली, तुम ना पूरे पागल हो। प्रतीक ने अपने कदम पीछे खींचते हुए कहा, चलता हूँ, जल्दी आना, नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। प्रतीक जैसे जैसे अपने कदम पीछे खींच रहा था उसकी आंखों से एक एक बूंद करके आंसू का कतरा उसकी गालों तक पहुंचता रहा। तनु ने ये सब देखा और उसे प्रतीक के आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। उसे ये अंदर तक खल गया पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। प्रतीक तेजी से कमरे से बाहर निकला। कुछ दूर पर मेघा और रुचि खड़े थे, दोनों ही रो रहे थे। मेघा ने रुआसी होकर कहा, क्यों कर रहे हो आप ऐसा प्रतीक? तनु कभी खुश नहीं रह पाएगी और ना ही कभी आप खुश रहेंगे। प्रतीक ने कुछ बोला नहीं जा रहा था। उसने मेघा और रुचि के आगे हाथ जोड़ लिए और कहा, तुम दोनों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि मेरी तनु का हमेशा ख्याल रखना, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। प्रतीक इतना कहकर रोता हुआ वहाँ से अपने घर की तरफ निकल गया और दोनों उसे रोकते ही रह गए। प्रतीक वहाँ से अपने घर पहुँचा और अपना सामान समेट कर बाहर निकल लिया और अपने पर्स से टिकट चेक करने लगा। तभी उसके पर्स से तनु का लिखा लेटर जमीन पर गिर गया। उसने जल्दी जल्दी में ध्यान ही नहीं दिया और अपना सामान लेकर घर के बाहर आ गया। उसने दरवाजे को बंद किया और जैसे ही मुड़ा भाभी वहीं खड़ी थी। प्रतीक की भाभी ने प्रतीक के हाथ से बैग छीन लिया और कहा, कहाँ जा रहे हैं आप? प्रतीक ने हड़बड़ाते हुए कहा, कहीं नहीं भाभी, वो कुछ काम है मुझे दिल्ली में, तो वहीं जा रहा हूँ, कुछ दिन में आ जाऊँगा। भाभी ने प्रतीक के सामने कैलिफोर्निया की कंपनी का लेटर दिखा और कहा, तो आपकी दिल्ली यहाँ है ना? प्रतीक ने भाभी के हाथ से लेटर ले लिया और हड़बड़ाते हुए कहा, ये आपको कहाँ मिला? भाभी ने रुआसे होकर कहा, आप हमें भाभी माँ कहते हैं ना, और आप अपनी माँ से बातें छुपाएंगे और झूठ भी बोलेंगे। तनु की वजह से जा रहे हैं ना, सब कुछ छोड़कर? ये भी नहीं सोचा कि हम सबका क्या होगा आपके बिना? आपको सिर्फ अपना प्यार नजर आता और हमारे प्यार का क्या? प्रतीक भाभी से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा और बोला, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, अभी मुझे जाने दीजिए, मैं अपने सामने तनु को किसी और का होते हुए नहीं देख पाऊँगा। अब मुझ में एक भी हिम्मत नहीं है, मैं बहुत कमज़ोर पड़ चुका हूँ। भाभी ने रोते हुए कहा, तो फिर आप उसे रोक लीजिए और कह दीजिए उससे कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, वो तैयार हो जाएगी। प्रतीक ने भाभी से अलग होकर कहा, नहीं भाभी, अब ये नामुमकिन है। पहले सोचा है कि कर लूँगा, तनु से दूर रह लूँगा, पर अब बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज़ भाभी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता, मुझे जाने दीजिए, नहीं तो शायद आप अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देंगे। भाभी ये सब सुनकर घर की दहलीज पर बैठ गई और कुछ सोचकर बोली, ठीक है देवर जी, आप चले जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी, पर मेरी एक बात मानिएगा और हमेशा अपना ध्यान रखिएगा। प्रतीक उनके पैरों के पास बैठ गया और बोला, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना ध्यान रखूँगा और बस कुछ सालों की बात है, उसके बाद मैं यहाँ
आप सबके पास आ जाऊंगा। प्रतीक की भाभी ने रोते हुए प्रतीक से कहा, पहले मुझे तनु के पास छोड़ दीजिए, फिर चले जाइएगा। प्रतीक ने कैब बुक की और पहले भाभी को शादी के वेन्यू तक छोड़ा और उसके बाद एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। भाभी अंदर पहुंची पर वो बहुत ज़्यादा उदास थी और रोने की वजह से उनकी आंखें भी लाल हो गई थी। उन्होंने वॉशरूम में जाकर अपना हुलिया सुधारा और फिर सबके पास जाकर झूठी मुस्कान के साथ खड़ी हो गई। बारात आ चुकी थी और स्वागत सत्कार के बाद शादी की रस्में, दूसरी रस्में और फिर दूल्हे को वरमाला के लिए स्टेज पर ले जाया गया। इधर रुचि और मेघा तनु को स्टेज पर लेकर आई। हर कोई तनु को देख रहा था पर तनु की नज़र तो किसी और को तलाश कर रही थी जो कि वहाँ दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। तनु को स्टेज पर ले जाया गया। उसने रुचि और मेघा से पूछा कि प्रतीक कहाँ है। दोनों ने अपना सिर झुका दिया। तनु की बेचैनी बढ़ती जा रही तो उसने भाभी को आने का इशारा किया और फिर उनसे पूछा, भाभी ये प्रतीक कहाँ है? कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। भाभी की आंखों में आंसू आ गए तो तनु अपने काबू से बाहर हो गई और रुचि से कहा, स्कूटी को की चाबियां दे। रुचि ने हैरान होकर कहा, क्यों, मेरी चाबियां क्यों चाहिए तुझे? तनु कहाँ मानने वाली थी। उसने रुचि को घूरते हुए कहा, दे रही है या नहीं तू? रुचि समझ गई अब ये किसी की सुनने वाली नहीं है। सब बोलते रह गए और रोकते रह गए। तनु ने उसकी एक ना सुनी और कहा, अगर प्रतीक नहीं आएगा तो मैं शादी नहीं करूँगी। रुचि ने चुपचाप तनु को स्कूटी की चाबियां पकड़ाई और तनु ने भाभी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने पास स्कूटी पर बैठाकर प्रतीक के घर ले गई। तनु ने भाभी से कहा, यहाँ तो ताला लगा है, भाभी प्रतीक कहाँ है? भाभी ने कहा, तनु वो चले गए हैं। तनु ने परेशान होकर कहा, कहाँ गया है वो? भाभी बताइए मुझे प्लीज़। भाभी आगे नहीं बोल पाई और रो पड़ी। तनु की आंखों से आंसू बह निकले और उसने कहा, भाभी प्लीज़ बताइए क्या बात है? मुझे बहुत डर लग रहा है। इससे पहले कि कुछ गलत हो मुझे बताइए कि प्रतीक कहाँ चला गया। भाभी ने तनु के हाथ में चाबी दे दी और खुद बाहर बैठ गई। तनु ने घर का ताला खोला और भागते हुए अंदर गई पर वहाँ ना प्रतीक था और ना ही उसका सामान। उसके कपड़े भी अलमारी में नहीं थे। तनु वहीं बिस्तर पर गिर पड़ी। शायद उसे पहले से ही ये एहसास हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है और प्रतीक चला गया। तनु की आंखों से आंसू बह निकले और तभी उसकी नज़र नीचे ज़मीन पर पड़े लेटर पर पड़ी। तनु ने उसे उठाया और पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो अपने ही लिखे लेटर को पढ़ रही थी उसे सब याद आने लगा था। उसका सिर चकराने लगा और कुछ ही पलों में वो जोर से प्रतीक का नाम लेकर बेहोश होकर गिर पड़ी। तनु प्रतीक के घर पर रोते हुए बैठी थी। उसे अब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था पर क्यों ये बात अभी उसे समझ नहीं आई थी। शायद वो फिर से प्रतीक से प्यार कर बैठे थे, इसलिए एक पल को प्रतीक उसकी आंखों से दूर होता तो वो बेचैन हो जाती, पर अभी उसे ये बात समझ नहीं आनी बाकी थी। भाभी बाहर बैठी बार बार प्रतीक को कॉल कर रही थी उसे तनु के बारे में बताने के लिए, पर उसका फ़ोन बंद था। इधर तनु अंदर बैठी प्रतीक के कमरे को देख रही थी। तभी उसकी नज़र नीचे पड़े एक लेटर पर गई जो कि उसने ही प्रतीक के लिए लिखा था। उधर प्रतीक की फ़्लाइट लेट थी। उसे जाने में अभी बहुत टाइम था, पर वो शादी के वेन्यू में नहीं रुकना चाहता था क्योंकि वो तनु को अपने सामने किसी और का होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए टाइम से पहले ही भाग गया। और यहाँ तनु ने लेटर उठाया और खोलकर पढ़ने लगी। वो ये बात जानकर हैरान थी कि ये तो उसी ने लिखा है, पर कब, ये बात उसे याद नहीं थी। जैसे जैसे वो उसे पढ़ती जा रही थी उसकी आंखों से आंसू की बूंदें लुढ़क कर उसके गालों को भिगा रही थी और धीरे धीरे उसे सब याद आने लगा और उसका सिर चकराने लगा। उसने सारा लेटर पढ़ लिया और अब उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा और वो जोर से चीखी प्रतीक और ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। प्रतीक एयरपोर्ट के बाहर घूम रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि तनु को कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसे पुकार रही है। प्रतीक कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर मन में ही मन खुद से बोला, रुक जा प्रतीक, तनु की आज शादी है। अगर तू उसके पास गया तो शायद उसे ऐसे ना देख पाएगा। कर कुछ बोल दिखा तो खामखा प्रॉब्लम हो जाएगी। रुक जा प्रतीक, यहीं रुक, वापस जाना मत वरना दोबारा आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्रतीक वहीं रुक गया और भगवान जी से प्रे करने लगा, प्लीज़ भगवान जी मेरी तनु को ठीक रखना और उसका हमेशा ख्याल रखना। वो खुश रहेगी तो मैं भी खुश रहूँगा। इधर घर पर भाभी तनु की चीख सुनकर भागती उसके पास आई और तनु को ज़मीन पर बेहोश पड़ा देखकर डर गई।
उन्होंने तनु को किसी तरह बिस्तर पर लिटा और तुरंत प्रतीक के भैया को कॉल करके सब बता दिया। उधर तनु के मम्मी पापा, आदर्श और रजत के परिवार वाले और सब आ गए। प्रतीक के भैया ने डॉक्टर को फ़ोन करके अपने घर का पता पहले ही बता दिया था। भाभी ने तनु के हाथ से लेटर लिया, उसे पढ़ने लगे और अपने पास ही छुपा लिया, क्योंकि अगर सबको पता चल गया तो प्रॉब्लम होगी। सभी लोग अंदर पहुंच गए और बाहर हॉल में ही परेशान से घूम रहे थे। रुचि, मेघा, आदर्श और रजत सब प्रतीक को कॉल रहे थे, पर उसका फ़ोन बंद था। आदर्श तो भड़क रहा था, कमीना अपना फ़ोन बंद किए बैठा है और यहाँ तनु की हालत ख़राब है। अब उसे समझाने में लगे थे, सब उसे समझाने में लगे थे। तब तक डॉक्टर भी आ गया। डॉक्टर ने तनु को चेक किया और कहा, घबराने की कोई बात नहीं, ये ठीक है, बस दिमाग पर ज़्यादा जोर पड़ने की वजह से शायद बेहोश हो गई हैं। तनु के पापा ने डॉक्टर को तनु की हालत के बारे में बताया और कहा, सर ये ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा, ये बिल्कुल ठीक है, आप लोग घबराइए मत, बस इनका ध्यान रखिएगा। डॉक्टर चला गया। 2 घंटे बाद तनु को होश आया और वो इधर उधर देखने लगी और फिर हड़बड़ा कर बोलने लगी, प्रतीक कहाँ है? वो यहाँ नहीं आया अभी तक। सब उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगे। तनु से किसी की नहीं सुनी और भाभी को लेकर बाहर हॉल में आ गई। तनु को सब कुछ याद आ चुका था। तनु ने रजत के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो रजत, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तनु के पापा ने कहा, ये क्या बोल रही है तनु? पहले खुद ही हाँ कहा और अब ऐसे मना क्यों कर रही हो? बाकी सब में भी बातें होने लगी और तो तनु को चिढ़ होने लगी। तनु ने ज़ोर से कहा, क्योंकि मैं प्रतीक से प्यार करती हूँ और वो गधा भी मुझसे प्यार करता है, इसलिए मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं उसके सिवा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। तनु की बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया और मेघा, आदर्श, रुचि खुश हो गए। रजत की आंखों में आंसू भर आए थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। तनु की मम्मी ने कहा, ये क्या बोल रही हो तनु, तुम होश में हो तो? तनु ने कहा, हाँ ये सच है कि मैं और प्रतीक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरी तो याददाश्त चली गई थी, पर वो डफर क्यों चुप था? तनु ने अपने दोस्तों की तरफ घूरते हुए कहा कि वो तो पागल है, पर तुम लोगों ने भी कुछ नहीं कहा। एक बार मुझे बताने की कोशिश तो की होती। और भाभी, आपने तो मुझे देवरानी कहा था ना, आप क्यों चुप थी? भाभी ने बेबसी जाहिर करते हुए कहा, हम सबको प्रतीक ने कसम दी थी कि हम में से कोई भी तुम्हें कुछ नहीं बताए, तो हम सब क्या करते? तनु ने भड़कते हुए कहा, पर उसे त्याग की मूर्ति ने ऐसा क्यों किया? प्रतीक के भैया ने कहा, क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हें पिछले सालों के बारे में याद दिलाने के लिए मना किया था। इससे शायद तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। तनु ने अपने हाथ मलते हुए कहा, जान तो अब मैं निकालूंगी उसकी। बड़ा आए मेरी खुशियों के लिए कुर्बानी देने चला था, अब उसकी कुर्बानी होगी। तनु ने फिर से रजत से कहा, आई एम सॉरी रजत, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ़ हुई, मुझे माफ़ कर दो। रजत के मम्मी पापा ने गुस्से से कहा, अब माफ़ी मांगने से क्या फ़ायदा, हमारी तो बेइज्जती हो गई ना। तनु ने उनसे भी हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल आंटी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझे तो कुछ याद ही नहीं था और शायद याद आता भी नहीं। अगर आज मैं यहाँ नहीं आती तो मेरी वजह से जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। रजत के पापा कुछ कहना चाहते थे तो रजत ने उन्हें रोक दिया और कहा, प्लीज़ आप लोग तनु को कुछ मत कहिए, उनकी कोई गलती नहीं है, ये सब तकदीर का खेल है और इसे कोई नहीं बदल सकता। और वैसे भी शादी मेरी टूटी है, तो जब मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ तो आप क्यों कह रहे हैं? अब से तनु को कोई भी कुछ नहीं कहेगा और ना ही इस बारे में अब कोई बात होगी, और शादी तो आज ही होगी, पर मेरी नहीं, प्रतीक और तनु की। तनु ने हैरानी से रजत को देखा और कहा, प्रतीक ने आपके बारे में सब कुछ सच कहा था कि आप वाकई में बहुत अच्छे हैं। देखिएगा आपको बहुत अच्छी लड़की मिलेगी और वो आपसे बहुत प्यार भी करेगी। रजत ने मुस्कुराकर कहा, अब क्या फ़ायदा, आप तो नहीं मिली ना मुझे, पर हाँ इस बात की खुशी कि मेरी वजह से आप दोनों एक हो जाएंगे। आदर्श फिर से भड़क उठा और बोला, वो सब तो ठीक है, पर ये कमीना है कहाँ? तनु ने भाभी की तरफ देखा और कहा, भाभी प्रतीक कहाँ गया है? भाभी ने उदास होकर कहा, एयरपोर्ट। भाभी आगे और कुछ बोल पाते उससे पहले तनु आगे बढ़ते हुए बोली, अभी टाइम नहीं है भाभी, बाद में पूरी बात बताइएगा। वो बाहर निकलने ही वाले थे कि रजत दौड़ा और अपनी कार लेकर उसके पास आकर बोला, जल्दी कीजिए कहीं देर ना हो जाए। रजत ने फुल स्पीड में कार एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा दी। तनु ने उसे बोला, थैंक यू रजत, मुझे समझने के लिए और मेरा साथ देने के लिए।
रजत ने कार चलाते हुए कहा, ये सब फॉर्मेलिटी हम बाद में पूरी करेंगे, पहले आपको आपके दूल्हे के पास पहुंचा दूं, फिर आप जितना चाहे उतना थैंक यू कह लीजिएगा। और वैसे भी मैंने ये सब अपने प्यार के लिए किया है। तनु रजत को हैरानी से देखने लगी तो रजत ने कहा, आपको पहली बार जब देखा था तब से आपसे दीवानों की तरह प्यार करता हूँ, इसलिए आपकी खुशी के लिए तो मैं किसी से भी लड़ जाऊँ। ये तो फिर भी मेरे घर वाले थे। तनु ने उदास होकर कहा, आई एम सॉरी रजत। रजत ने हंसते हुए कहा, सॉरी क्यों, टेंशन मत लीजिए, मैं देवदास बनने वालों में से नहीं हूँ। अब आपकी जिम्मेदारी है मेरे लिए लड़के ढूंढने की। तनु ने मुस्कुराकर कहा, आप बहुत अच्छे हैं रजत, देखिएगा मैं आपके लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। कुछ देर में दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए। प्रतीक अंदर इधर उधर बेचैन सा घूम रहा था। तनु कार से तुरंत उतरी और बोली, थैंक यू। रजत ने कहा, वो सब बाद में, पहले आप उन्हें रोकिए, मैं आता हूँ कार को पार्क करके। तनु मुस्कुराते भागने लगी और अंदर जाकर जोर से पुकारा, प्रतीक। प्रतीक ने तनु को देखा और उसके पास भागता हुआ आ गया और हैरान होकर कहा, तनु तुम यहाँ कैसे, तुम्हारी तो आज शादी है ना रजत के साथ, तो तुम यहाँ कैसे। तनु ने प्यार से प्रतीक के गालों पर हाथ फेरा और कहा, क्यों तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा कि मैं तुम्हें बाय बोलने आई हूँ। तब तक रजत भी कार पार्क करके अंदर आ गया। प्रतीक ने परेशान होकर कहा, वो सब तो ठीक है तनु, पर तुम यहाँ क्यों आई हो और ये रजत भी यहाँ है, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे पूरी बात बताओ। तनु ने प्यार से कहा, बताती हूँ, सब बता, पहले अंदर तो चलो। प्रतीक ने हैरान होकर कहा, पर अंदर क्यों। तनु ने एक जोरदार थप्पड़ प्रतीक के गालों पर चिपका दिया और उसे घूर कर कहा, समझ आ गया है और कुछ समझाओ, अब चुपचाप अंदर चल रहे हो या सबके सामने बताओ। प्रतीक समझ गया कि अब पुरानी वाली तनु लौट आई है और तनु आज अपने फुल फॉर्म में थी। प्रतीक अपने गाल सहलाते हुए खड़ा था। रजत उसके पास आया और उसके हाथ से उसका बैग ले लिया और मुस्कुराते हुए बोला, हैप्पी जर्नी ब्रो। तनु ने प्रतीक का हाथ पकड़ा और उसे वॉशरूम के अंदर ले गई। बाहर सब रजत को घूर घूर कर देख रहे थे तो उसने सबसे कहा, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ऐसे ही झगड़ा करते हैं, आप लोग अपना काम कीजिए, इन्हें झगड़ने दीजिए। सब मुस्कुराते हुए अपने अपने काम में लग गए। वॉशरूम के अंदर एक आदमी खड़ा था और दोनों को घूरते हुए खड़ा था। तनु ने कुछ देर उसे देखा और फिर गुस्से से घूर कर देखा और कहा, जाता है बेकी, बजाऊं एक कान के नीचे। आदमी बेचारा वहाँ से पहली फुर्सत में खिसक लिया। इधर तनु ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और प्रतीक के पास आकर उसके सीने पर बार बार अपना हाथ मारने लगी और रोते हुए बोली, तुम खुद को समझते क्या हो, हाँ कहीं के दानवीर हो क्या जो मेरी कुर्बानी देने चले थे। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई चीज़ हूँ जो जब मन किया प्यार किया, जब मन किया छोड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे छोड़ कर जाने की। समझते क्या हो अपने आप को कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, डरपोक हो तुम प्रतीक। एक बार कह के तो देखते मुझसे कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मैं भी ना डफर ही हूँ, तुम्हारे जैसे पागल से प्यार करने लगी। प्रतीक हैरान परेशान सा तनु की बातें सुन रहा था। तनु प्रतीक के सीने से लग गई और बोली, हाँ मुझे हो गया है तुमसे इश्क दोबारा, तो अब क्या करूँ। नहीं रोक पाई मैं खुद को तुमसे प्यार करने से। और तुम भी तो बेवकूफ़ हो, मैंने तुम्हें कितने इशारे दिए कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, पर तुम्हारे दिमाग में तो महान बनने का भूत चढ़ा हुआ है ना। तुम्हें कहाँ समझ आता है मेरा प्यार। और चल दिए मुझे रजत को सौंप कर बड़े आए। अगली बार मुझे छोड़कर कभी जाने की भी सोची ना तो तुम्हारी जान ले लूँगी और खुद भी अपनी जान दे दूँगी। तुम्हारे सिवा मैं किसी और की नहीं हो सकती। प्रतीक ने तनु को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और रोते हुए कहा, आई एम सो सॉरी तनु, मैं क्या करता, मैं डर गया था। मैं जब भी तुम्हें सच बताने की कोशिश करता तो मुझे सब याद आ जाता, जब मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ गई थी और इसलिए मैंने ये सब किया। तनु प्रतीक से दूर हुई और प्रतीक उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और बोला, तुम जितना तड़प रही हो मेरे बिना, उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हारे बिना तड़प रहा हूँ तनु। तुमसे दूर जाने का सोच कर ही जैसे मेरी सांसें रुकने लगती है। तुमसे दूर इसलिए जा रहा था कि तुम्हारी जान बचा सकूं। तुम मेरे साथ ना सही पर सही सलामत तो रहती और मैं तुम्हें ऐसे ही देख कर जी लेता। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि ये 2 साल मैंने तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारे बिना काटे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ सांसें ही चल रही है, मर तुम्हें बहुत पहले ही गया था। प्रतीक ने इतना ही बोला और तनु ने उसके ऊपर मुंह पर हाथ रख दिया और कहा,
आई एम सॉरी प्रतीक, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मुझे मेरे लिए ही छोड़ कर चले जाओगे। मैं नहीं देख पाई कि तुम्हें दूर मुझसे दूर जाते हुए कितना दर्द हो रहा होगा। मुझे माफ़ कर दो। तनु प्रतीक के एकदम करीब आ गई और दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी बाहर से रजत नॉक करता है और ज़ोर से बोलता है, अरे तुम लोगों का हो गया हो तो चलो, मेरी तो शादी हो नहीं पाई, तुम दोनों की शादी करवा दो। दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर निकल पड़ते और रजत कहता है, चले नैना मजनू, मुहूर्त का टाइम निकल रहा है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हाँ जल्दी चलो। तीनों वहाँ से निकल कर कार में बैठते और निकल पड़ते हैं शादी के वेन्यू के लिए। रजत सबको कॉल करके वहीं आने को कह देता है। कार में दोनों लव वर्ड्स एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहते हैं। रजत एक बार मिरर में तनु को देखता है, उसके बाद अपनी आंखों के किनारे साफ करके सामने देखने लगता है। कुछ देर में तीनों शादी के वेन्यू पर पहुंच जाते हैं और प्रतीक तनु का हाथ पकड़कर नीचे उतरता है तो सबके साथ उसके पापा भी वहीं खड़े रहते हैं। प्रतीक के पापा आर्मी में हैं तो प्रतीक उनसे थोड़ा डरता था, फिर भी वो तनु का हाथ मजबूती से पकड़े हुए उनके सामने चला जाता है और कहता है, पापा मैं और तनु एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके पापा एक पल को उसे घूर कर देखते हैं और फिर खुश होकर दोनों को गले लगाकर आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। प्रतीक हैरानी से उनकी तरफ देखता है तो वो, मुझे भैया, तेरे भैया ने सब बता दिया कि तो क्या क्या सहा है। चल अब टाइम नहीं है, जल्दी से तुम दोनों की शादी करवानी है। उन दोनों को लेकर मंडप पर जाते हैं जहाँ धूमधाम से दोनों की शादी होती है और रजत की आंखों में सब देखकर आंसू आ जाते हैं। दोनों की शादी पूरी होने के बाद दोनों रजत के पास आकर उसके गले लगकर उसे थैंक्स कहते हैं। प्रतीक इमोशनल होकर कहता है कि सॉरी भाई, मेरी वजह से तुमने इतने सपने देखे और फिर मेरी वजह से तुम्हारा दिल टूट गया, माफ़ कर देना यार। रजत ने मुस्कुराकर कहा, एक तो यार कहते ऊपर से माफ़ी भी मांगते हैं, गजब हो यार तुम। अब खुश रहो और तनु को भी हमेशा खुश रखना और अब कभी इनका साथ मत छोड़ना। इस बार तो मान गया हूँ, अगली बार नहीं मानूंगा। शादी होने के बाद प्रतीक और तनु को घर ले जाया जाता है जहाँ प्रतीक के घर पर सब उसका स्वागत करते हैं और बाकी सारी रस्मों के बाद उन्हें उनके कमरे में भेज दिया जाता है। सब उन दोनों को छेड़ते हैं, उनसे मज़े लेते हैं। शुभ अभी भी समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या हो रहा है। फिर कहता है, ये तनु आंटी हमारे घर में क्यों आई हैं और चाचू के कमरे में क्यों जा रही हैं। भाभी ने उसे समझाते हुए कहा, अब उनकी आपके चाचू के साथ शादी हो चुकी है और इसलिए वो अब आपकी चाची हो गई हैं तो वो चाचू के साथ ही रहेंगी। शुभ ने और सवाल पूछने चाहे उससे पहले ही प्रतीक की मम्मा उसे पकड़ कर ले गई और सब उसकी बात सुनकर हंसने लगे। भाभी ने प्रतीक और तनु से मज़े लेते हुए कहा, अब तो आप दोनों को लाइसेंस मिल गया है और अब दोनों को चोरी छुपे नहीं मिलना पड़ेगा। तनु और प्रतीक दोनों शर्मा गए और फिर अपने कमरे में चले गए। तनु और प्रतीक अपने कमरे में थे और बहुत खुश थे। तनु ने रोमांटिक होते हुए कहा, उस दिन तो तुम बच गए थे पर आज तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे। प्रतीक ने भी तनु को गोद में उठाकर प्यार से कहा, मैडम शायद आप भूल रही हैं कि आपके पति के पास सुपर पावर है। तनु ने उसके गले में प्यार से अपने हाथ को रखा और कहा, इतनी प्यारी बीबी को छोड़कर कहाँ जाओगे साहब। प्रतीक ने रोमांटिक होकर कहा, रानी साहिबा हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। प्रतीक ने तनु को बिस्तर पर लेटा दिया और फिर तनु के बगल में खुद लेट गया और उससे बात करने लगा। तनु ने प्रतीक के ऊपर लेटकर कहा, सारी रात क्या बातें करेंगे करके बिताने का मन है तुम्हारा। प्रतीक ने अनजान बनते हुए कहा, तो क्या करना है रानी साहिबा। तनु ने प्रतीक के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और बेड के बगल में लगी लाइट्स बंद कर दी। प्रतीक ने कहा, लाइट्स क्यों बंद कर दी। अंधेरे का फ़ायदा उठाकर मेरे साथ कुछ करना चाहती हो क्या। देखो ये गलत है। तनु ने प्यार से कहा, अब तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, अब कहाँ जाओगे तुम। प्रतीक कुछ कहना चाहता था पर तनु ने उसकी एक ना सुनी और फिर उसके होठों को अपने होठों से लगा लिया और दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए, फिर कभी जुदा ना होने के लिए। दोस्तों कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती है ऐसी एक और रोमांटिक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।